March 24, 8 नंबर का ये सवाल आया, कहता है करेक्ट कंप्यूट द करेक्टेड ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में हम यही तो करते हैं। 8 नंबर का ये सवाल है, 5 ट्रांजैक्शन है। सबसे पहले लिखता है द अकाउंटेंट ऑफ ME प्रिपेयर द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड विच शो ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट 1360 और नेट प्रॉफिट 590। द फॉलोइंग एरर्स वर फाउंड ऑन अ डिटेल्ड रिव्यू ऑफ द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सवाल हम शुरू कर देते हैं। आपको पता है ये सवाल शुरू हो सकता है, जो उसने पूछा पहले वो लिखे। पहले लिखेंगे बिजनेस का नाम, फिर लिखेंगे एडजस्टेड या करेक्टेड ग्रॉस एंड नेट प्रॉफिट। ये हमारी रिक्वायरमेंट है। साल गिवन है तो साल भी लिख देंगे, फॉर द ईयर एंडेड 2023, फॉर द ईयर 2023। उसने हमें ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया हुआ है और नेट प्रॉफिट भी दे दिया। ठीक है, 1360 और 590 रुपीस, 1360 और 590। ये सवाल हमारा स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये सॉल्यूशन का पोर्शन है। मतलब यहां पर अगर आप देखें तो यहां एक पेज होगा, यहां पर कुछ ऐसे होगा, यहां पर आपने क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिया। कुछ इस तरह से हमने सवाल अपना शुरू कर देंगे। अब ये पहला पेज है, ये दूसरा पेज हो गया हमारा वर्किंग वाला। जिस चीज की नहीं समझ लगेगी एंट्री पास कर लेंगे और उसकी पोस्टिंग कर देंगे। पहला सवाल कहता है परचेज रिटर्न 20,000 वर रिकॉर्डेड एज सेल रिटर्न एज ₹2000। हमने की परचेज रिटर्न। मुझे बताओ परचेज रिटर्न डेबिट होती है या क्रेडिट होती है? क्रेडिट होती है। हमने सेल रिटर्न लिख दिया, हमने सेल रिटर्न को डेबिट कर दिया। अब अगर हम इसको ठीक करेंगे तो हमने परचेज रिटर्न को क्रेडिट करना था, वो करेंगे 20,000 से। सेल रिटर्न गलत डेबिट कर दिया। सेल रिटर्न लिखने का मतलब ये होता है सेल रिटर्न लिख लिया, उसको भी रिवर्स कर देंगे, सेल रिटर्न भी क्रेडिट कर देंगे 2000 से, और सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा 22,000 से। यही इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री होगी। और हमें पता है सेल रिटर्न दोनों का एलिमेंट है और परचेज रिटर्न भी दोनों के एलिमेंट है, क्योंकि ये जो कॉस्ट ऑफ सेल वाले पोर्शन में आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट तक आएगा, वो दोनों में जाता है। तो 22,000 हमारा प्रॉफिट में एडजस्ट होगा, तो हम लिख देंगे परचेज एंड सेल रिटर्न, परचेज एंड सेल रिटर्न। 22,000 इधर भी ऐड, 22,000 ये तो पता है ना ऐड क्यों कर रहे हैं। एसपीएल का कोई एलिमेंट क्रेडिट साइड पर आएगा वो प्रॉफिट में ऐड, डेबिट पे आएगा वो प्रॉफिट में से माइनस होता है। और अब तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर तो पता है ना थोड़ा बहुत। चलें जी, पहला पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरे पॉइंट पे आ जाए। फ्री सैंपल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 30,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द कस्टमर बट वर मिस्टेकनली रिकॉर्डेड एज क्रेडिट सेल्स एट अ मार्कअप ऑफ ₹30,000, 30% ऑन कॉस्ट। कहता है हमने फ्री सैंपल दिया था जिसकी कॉस्ट थी 30,000। फ्री सैंपल की एंट्री क्या होती है? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस डेबिट। पीरियोडिक सिस्टम है तो परचेज का जिक्र होगा, मतलब एडवर्टीजमेंट डेबिट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस डेबिट और परचेज क्रेडिट। कितनी अमाउंट से? ये करना था, ये तो ओरिजिनल एंट्री थी। कहता है हमने गलती से उसको सेल की एंट्री पास कर दी और वो भी क्रेडिट्स की, बट वर मिस्टेकनली रिकॉर्डेड एज क्रेडिट सेल्स, और वो भी 30% ऑन कॉस्ट। तो इसके ऊपर सीपीएस लगाया तो कितनी सेल की वैल्यू बनती है? क्योंकि ऑन कॉस्ट है ना, तो 30,000 डिवाइडेड बाय 100
मल्टीप्लाइड बाय, तो ये तो पता है ना सबको, सीपीएस लगाना आता है ना। कितनी सेल आ गई? 39,000। तो हमने एंट्री पास कर दी अकाउंट रिसीवेबल टू सेल, कितनी अमाउंट से? 30। ये तो पूरी की पूरी गलत एंट्री है, इस पूरी एंट्री को रिवर्स कर देंगे, इस पूरी एंट्री को रिवर्स कर देंगे। तो रिवर्सल क्या आएगी? सेल को डेबिट कर देंगे, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस को भी डेबिट कर देंगे। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस वो कितनी अमाउंट से होगा? 30,000 से। फिर परचेज को क्रेडिट करेंगे, कितनी अमाउंट से? 30,000 से। और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट कर देंगे 39। हमने यहां से उठानी है एसपीएल के एलिमेंट। तो एसपीएल के एलिमेंट एक तो सेल डेबिट हो रहा है, सेल दोनों का इफेक्ट करेगा, सेल दोनों को इफेक्ट करेगा। तो लिख लिया अलग से, सेल 39,000 से कम कर दें। एडवर्टीजमेंट सिर्फ एक को इफेक्ट करेगा, नेट प्रॉफिट को, 30,000 माइनस कर दें। फिर दूसरी साइड पर परचेज, परचेज दोनों को इफेक्ट करेगा, कितनी अमाउंट है? क्रेडिट हो रहा है तो दोनों में ऐड हो जाएगा। और अकाउंट रिसीवेबल का कोई फैक्टर नहीं है, खत्म होगी बात। बात हमें लगी? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस क्योंकि अदर एक्सपेंस होते हैं, उसकी एंट्री पास करनी थी, उसने सेल की एंट्री पास कर दी, तो सेल की एंट्री रिवर्स कर दी, परचेज की एंट्री पास कर दी। यहां तक ओके है? चलें नेक्स्ट, नंबर 3, proceed from disposal of office equipment on December 2023 amounting to rupees 382 were credited to sale। मतलब एंट्री पास करनी थी डिस्पोजल की, एंट्री पास कर दी कैश टू सेल। आगे वो कहता था इक्विपमेंट हैड कॉस्ट एंड कैरिंग अमाउंट 500,000 and 320,000, ME depreciates office equipment at the rate of 20%। पहली बात तो ये है कि एंट्री पास क्या करनी थी, डिस्पोजल की एंट्री पास करनी थी। उसने क्या एंट्री पास कर दी? कैश टू सेल। पहले तो बताएं कि यहां पर वर्किंग कर लेते हैं, करेक्ट एंट्री क्या थी? कैश डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, पीपीई क्रेडिट, और जो डिफरेंस आएगा वो गेन या कैश कितना आया? 382 और पीपी 500,000, अक्यूमुलेटेड एप्शन 180। ये पता है ना सबको? वो बुक वैल्यू और कॉस्ट का डिफरेंस। अब जो डिफरेंस आएगा वो एचपीएल को, गेन है ना लॉस? कितना? 662। ये थी ओरिजिनल एंट्री। उसने एंट्री पास कर दी कैश डेबिट और सेल क्रेडिट, कितनी अमाउंट से? 382। वो हमेशा कैश से एंट्री पास करेगा, 382,000। अब हमने इसको करना रेक्टिफाई, यहां पर ही रेक्टिफाई लिख देते। देखिए कैश को डेबिट करना था, किया हुआ, बाकी सारी एंट्रीज पास कर। सेल को उसने क्या किया हुआ है, हम क्या कर देंगे, और बाकी जो एंट्रीज है वो पास हम कर देंगे। तो क्या एंट्री पास होनी है? सेल डेबिट 382,000 से, ये रेक्टिफाइंग एंट्री पास करने लगा। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 180,000, पीपीई 500,000, गेन ऑन डिस्पोजल 62,000। ओके होगी बात? अब आपने मुझे ये बताना है क्या डेप्रिसिएशन की एंट्री पास हो गई है? क्योंकि साल के एंड पे इस पर भी डेप्रिसिएशन आनी चाहिए थी, और उसने डेप्रिसिएशन चार्ज की हुई है। साल के एंड पे सेल कर रहा है, साल के, तो डेप्रिसिएशन तो वो ले चुका है, मतलब डेप्रिसिएशन की वो वर्किंग कर चुका है, तो दोबारा वर्किंग करने की जरूरत, हाँ
अगर मिड ऑफ द ईयर या साल के शुरू में बेचता तो फिर साल के एंड पे डेप्रिसिएशन लेते वक्त वो इसकी भी डेप्रिसिएशन ले चुका होता। अब तो हम ये अजम्पशन ले रहे हैं कि उसकी वो डेप्रिसिएशन, क्योंकि साल के एंड में सारी ट्रांजैक्शन हो रही है तो डेप्रिसिएशन तो वो ले चुका है, तो दोबारा डेप्रिसिएशन लेने की जरूरत नहीं। तो बताएं जनाब सेल किसको इफेक्ट करेगी? दोनों को। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, पीपी, गेन, नेट प्रॉफिट। सवाल हो गया। सेल डेबिट हो रहा है कितने से? 382 था। और गेन ऑन डिस्पोजल कितने से? सिर्फ और सिर्फ नेट प्रॉफिट को इफेक्ट करेगा, बाकियों को इफेक्ट नहीं करेगा। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड। ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड क्या होता है भला? कैरेज ऑन सेल, अदर एक्सपेंस होता है। अमाउंटिंग टू 40,000 वाज रिकॉर्डेड एज ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड। दिस इज आल्सो रिजल्टेड इन ओवरस्टेटमेंट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय 36,000। कहते हैं इस क्योंकि ये हमने स्टॉक में ऐड कर दिया था कैरेज आउटवर्ड, लिख कैरेज इनवर्ड दिया, इससे प्रॉफिट में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैरेज आउटवर्ड एक एक्सपेंस लिखना था, दूसरा एक्सपेंस लिख दिया, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक लिखने की वजह से फर्क पड़ गया। आपने क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा कर दिया या कम? ज्यादा कर दिया। क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा करने से कॉस्ट ऑफ सेल कम होगी। अब हमने क्लोजिंग स्टॉक कम कर रहे तो क्या एंट्री पास करेंगे? कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट क्लोजिंग स्टॉक। मतलब ये तो क्लोजिंग स्टॉक में आने नहीं था, हमने इसको क्लोजिंग स्टॉक में लिखा हुआ। कितनी अमाउंट से? ठीक होगी बात। कैरेज इन लिखना था, सॉरी कैरेज आउट लिखना था, कैरेज इनवर्ड लिख दिया। एक तो कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड कर दिया और दूसरे एक्सपेंस में नहीं लिखा, ये तो इफेक्ट कैंसल आउट हो जाएंगे। लेकिन जो क्लोजिंग स्टॉक में इफेक्ट आ गया ना, उसकी वजह से यानी एक अमाउंट जो कि हमने एसेट एक्सपेंस में लिखनी थी वो एसेट में चली गई, उसको रिवर्स कर दिया। तो कितना आ जाएगा? 36 कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट हो रहा है, तो किसको इफेक्ट करेगा? दोनों को। कॉस्ट ऑफ सेल वो करने लगा। कॉस्ट ऑफ सेल का कितना है? डेबिट और क्रेडिट, प्रॉफिट में से माइनस से। कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड की एंट्री पता है? एंट्री तो सेम होती है। कैरेज इनवर्ड भी हमारा एक्सपेंस है, कैरेज आउटवर्ड भी हमारा एक्सपेंस है। करना था कैरेज आउट को, कर दिया था कैरेज इन को। अब कैरेज इन को कर देंगे क्रेडिट और कैरेज आउट को कर देंगे कितनी अमाउंट से? कितनी अमाउंट से टोटल? अब ये जो कैरेज आउट है ये किसको इफेक्ट करेगा? अदर एक्सपेंस को। सिर्फ अदर एक्सपेंस को। कैरेज आउट डेबिट हो रहा है, क्रेडिट डेबिट हो रहा है तो यहां से माइनस। और कैरेज इन क्रेडिट हो रहा है। कैरेज इन कहां पर होता है? कॉस्ट ऑफ सेल में। जो कॉस्ट ऑफ सेल में पोर्शन आता है वो दोनों को इफेक्ट करता है। तो 240,000 इधर भी ऐड 240,000। और आप अगर आईकैप के सॉल्यूशन में देखेंगे तो उसने क्या किया होगा? सिर्फ ये लिख दिया होगा, क्योंकि ये और ये आपस में कैंसल हो जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट कहते हैं वाइल रिकॉर्डिंग impairment of an item of property, plant and equipment, its value in use 1200,000 was ignored. The item had a carrying value before impairment 1800,000 and fair value less cost to sell 1 million. कहता है 12 लाख इग्नोर कर दिया और हमने क्या किस तरह से इम्पेयरमेंट कर दी? ये तो वैसे ना कॉमन सेंस वाला सवाल है और वही तो सवाल होता है। दोबारा देखें जरा, कितने लोगों ने इम्पेयरमेंट का टॉपिक किया हुआ है? सबने किया हुआ है, कुछ लोगों ने तो बहुत अच्छा से किया हुआ है। सवाल पढ़ने लगा हूं। While recording impairment of an item
प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इट वैल्यू इन यूज 12 लाख वाज इग्नोर्ड, हमें 12 लाख नजर ही नहीं आया, ठीक है। द आइटम हैड कैरिंग वैल्यू बिफोर इंपेयरमेंट ऑफ रुपीज 1800,000 एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, मतलब 18 लाख थी कैरिंग वैल्यू, कैरिंग अमाउंट, और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल थी 1 मिलियन। हमने इन दोनों को कंपेयर करके 8 लाख इंपेयरमेंट लॉस लिख दिया, ठीक है। हालांकि 12 लाख रुपया था वैल्यू इन यूज, तो हम तो इसमें से हायर नहीं लेते, हम इसमें से क्या कौन सी वैल्यू लेते हैं, हायर, तो हमने तो लेनी चाहिए थी 12 लाख, तो हमारा इंपेयरमेंट लॉस कितना आना चाहिए था, 6 लाख, उसने इंपेयरमेंट लॉस कितना निकाला हुआ, 8 लाख, तो इंपेयरमेंट लॉस कितने से ज्यादा फाइंड किया हुआ है, 2 लाख से, तो 2 लाख से इंपेयरमेंट लॉस रिवर्स कर देंगे। और अगर कोई डेप्रिसिएशन की वैल्यू है, डेट वगैरह बताई हुई है, कुछ भी नहीं बताया हुआ, और अगर डेट वगैरह बताई होती ना, अगर साल के शुरू में इंपेयरमेंट टेस्ट लग जाता, फिर डेप्रिसिएशन का भी इफेक्ट लेते, लेकिन इसमें क्या किया, 2 लाख ज्यादा इंपेयरमेंट लॉस लिया हुआ है, तो इंपेयरमेंट लॉस की एंट्री क्या होती है, इंपेयरमेंट लॉस टू अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस। अब हम क्या करें, अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस डेबिट इंपेयरमेंट लॉस, इसमें एसपीएल की कौन सी आइटम है, अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस या इंपेयरमेंट लॉस, क्रेडिट हो रहा है 2 लाख से, तो क्या करें फिर नेट प्रॉफिट में ऐड कर देंगे, क्योंकि ये नेट प्रॉफिट का एलिमेंट। इंपेयरमेंट लॉस कितनी अमाउंट है, लो जी खत्म हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट भी और नेट प्रॉफिट। हाँ जी, ये 8 नंबर का सवाल आपका पेपर में आया हुआ है। अभी इस 8 नंबर में ना पहला टारगेट क्या होता है बोला पता है, 4 नंबर लेना, ताकि जो हर सवाल की बेसिक रिक्वायरमेंट है 50% नंबर लेना, वो पूरी हो जाए। फिर इस 4 में से अब इसमें अगर हम गौर फरमाएं तो 2-3 एंट्रीज तो ऐसी थी कि जो कि इजी थी। एक एंट्रीज के बारे में कहा जा सकता है कि ये जो इंपेयरमेंट लॉस वाली ये पहली दफा एंट्री है, ये पहले ऐसी एंट्री नहीं हमने देखी, हमने काफी सारे सवाल किए, ये एंट्री हमने पहले नहीं देखी, बाकी तो ऑलमोस्ट हुई होती। चले जी अगले सवाल पे आए, क्वेश्चन नंबर 7। इसके आपने ना ये लाजमी करना है, इसके एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी अलोंग विद कंपैरेटिव, कॉलम फॉर टोटल इज, अच्छा रिक्वायरमेंट तो पढ़ के पता चल रहा है ना कि ऐसी रिक्वायरमेंट हमने देखी हुई है, दिसंबर 2023 है, तो शुरू कहां से करना, कंपैरेटिव है 1120। अब हम सवाल पढ़ते जाते, जाहिर सी बात है जब सवाल 20 नंबर का है तो इसका मतलब है इसमें चीजें अच्छी होनी चाहिए। 20 नंबर का सवाल और आपका ये 28 नंबर का टारगेट हो गया। हम हर सवाल में देखेंगे कि इन 3 चैप्टर में से टोटल कितना पेपर कवर होगा। मिनिमम 20 नंबर का आपको मिलेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बार्ड लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड as under preparation. During the review of the draft financial statement, the following matters have been identified. Statement of change in equity was not prepared in the draft financial statement. In this respect, the following detail have been gathered. Share capital. यहां पर गौर करना है, रिजर्व एज एट, क्योंकि हम ना मोस्टली 99% ये डाटा 31 दिसंबर का दिया और हम ना आंखें बंद करके ये जो 2021 का क्लोजिंग बैलेंस है ना, ये 2022 का ओपनिंग बैलेंस समझ के सवाल शुरू कर देते हैं। ये ऊपर क्या लिखा हुआ है, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एज एट 1 जनवरी 2022, तो हमारा डाटा ये है। कहता है शेयर कैपिटल 2400 मिलियन, शेयर प्रीमियम 563 मिलियन, रिटेन अर्निंग 1345, 3 कॉलम तो हमें वैसे मिल गया। BL नेट प्रॉफिट 2023, ड्राफ्ट 2022 और
2021 was 575 million, 477 million and 321 million respectively. आ गया फाइनल डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 2021. ये प्रॉफिट आ गया सबका. अगर ठीक हो गया तो डायरेक्ट लिख देंगे, गलत हो गया तो रीस्टेट करके लिख देंगे. फाइनल डिविडेंड फॉर द ईयर 21 comprises 15% कैश डिविडेंड एंड 10% बोनस. है कौन सा ये डिविडेंड? किस साल का है? तो किस में सा रिकॉर्ड होगा? द बोनस इश्यू वर मेड फ्रॉम द शेयर प्रीमियम. है ये डिविडेंड? ऊपर लिखा हुआ ना, फाइनल डिविडेंड फॉर द ईयर कंप्राइजेस कैश डिविडेंड दिस एंड बोनस डिविडेंड दिस. कहता है बोनस इश्यू वर मेड फ्रॉम शेयर प्रीमियम एंड द शेयर वर इशूड इन अप्रैल 2022 आफ्टर पेमेंट ऑफ कैश डिविडेंड. ये तो एरर भी हो गया साथ ही. हम शेयर प्रीमियम से तो डिविडेंड कभी नहीं देते, चाहे बोनस भी देंगे तो किस में से देते हैं? रिटेन. उसने किसको डेबिट कर दिया? शेयर प्रीमियम को. करना किसको था? तो सही कर देंगे. आगे चलते हैं. अ बोनस इशू 25% वर मेड इन 2000 जुलाई 23 विद इंटरिम डिविडेंड. ये भी बोनस इशू आ गया. 40 million राइट शेयर इशूड at the rate of 18. Transaction cost is 3 million were also. Repeated transaction आ गई. Second, on January 1, 2020, BL had received a government grant 600 million to acquire a manufacturing plant. However, the grant was treated as income on receipt. हमने उसको क्या ट्रीट कर दिया? इनकम. सारे का सारा इनकम में लिख दिया. हालांकि क्या करते हैं गवर्नमेंट ग्रांट? दो ऑप्शन है, या डायरेक्टली डिडक्ट करते हैं या ओवर द लाइफ. अगर सवाल के अंदर बताया हो कि क्या करना है, उसने एंट्री पास कर दी कैश डेबिट अदर इनकम क्रेडिट. हम देखेंगे क्या अदर इनकम क्रेडिट करनी चाहिए या नहीं. आगे वो कहते हैं द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वाज एक्वायर्ड एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ ₹1000 million on 1/1/2020. It was estimated useful life 5 years, residual value 100 million. अभी तक उसने ये नहीं बताया कि हमने डायरेक्टली डिडक्ट करना है या सेपरेटली रिकॉग्नाइज करना. कुछ ना बताया हो तो एक ऑप्शन अज्यूम कर लेंगे. BL had decided to adopt the revaluation model on 1st January 23 for subsequent measurement of land and building, include property, plant and equipment. However, this change has not been accounted for in the financial statement. कहता है हमने 1 जनवरी 23 को रिवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट किया. किसके लिए? फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट लैंड एंड बिल्डिंग इंक्लूडेड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. However, this change has not been accounted for in the draft financial statement. हमने अभी तक इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया. ये उसने डाटा दे दिया. The following information pertain to BL property plant and equipment. कहता है लैंड 1 जनवरी 23 को 1000 मिलियन की, ऑफिस बिल्डिंग 750 मिलियन, फैक्ट्री बिल्डिंग 1000 मिलियन. रीवैल्यूड अमाउंट एज ऑन 1 जनवरी, उनकी रीवैल्यूएशन भी बता दी और रिमेनिंग यूजफुल लाइफ भी बता दी. On 1st November 23, BL sold 40% of this his land. इसमें करना क्या है? 40% अगर लैंड उसने बेची है ना, तो उसका सरप्लस भी रियलाइज कर देना 40%. बस पूरे सवाल में यही ट्रिक था. डेप्रिसिएशन और बिल्डिंग हैज बीन रिकॉर्डेड यूजिंग स्ट्रेट लाइन बेसिस. BL ट्रांसफर द मैक्सिमम पॉसिबल रीवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेनर. कहता है आपने स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बनानी है और टोटल का कॉलम भी नहीं बनाना. तो सबसे पहले तो आ जाएं गवर्नमेंट ग्रांट के बारे में. उसने कुछ नहीं बताया कि डायरेक्टली डिडक्ट करना है या क्या करेंगे. सेपरेट रिकॉग्निशन कर लें. चल आई कैप ने जो मर्जी किया है, लेकिन हमने, क्योंकि जब सवाल साइलेंट होता है तो अपनी मर्जी करते हो. ठीक है. हाँ जी, सबसे पहले तो कॉलम बनाए. कितने लोगों ने सवाल को अटेम्प्ट नहीं किया? सबने किया था.
अटेम्प्ट सबने किया या कुछ लोग हैं जिन्होंने नहीं कोशिश की? कुछ नहीं होता। हाँ जी, शेयर कैपिटल ऊपर नाम लिख देंगे जो भी होगा, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 23 लिखेंगे। सबसे पहले तो शेयर कैपिटल, फिर शेयर प्रीमियम, जनरल जा तो नहीं है, फिर रिटेनर, फिर रिवैल्यूएशन। ये 4 कालम बनते हैं क्योंकि टोटल का कालम उसने मना कर दिया। टोटल तो हमारे 5-6 कालम बन जाते हैं और जनरल रिजर्व का भी कालम नहीं है और प्रेफरेंस शेयर्स का भी कालम नहीं। सबसे पहले लिखेंगे बैलेंस एट 1/122। जो गिवन है वो तो लिखो ना, रुपीज एंड मिलियन है। हाँ जी, शेयर कैपिटल का बैलेंस कितना है? 2400। शेयर प्रीमियम का 563। रिटेन अर्निंग 1345। रिसीवेबल सरप्लस नहीं। अब हमने सवाल शुरू। पहला नेट प्रॉफिट तो अभी लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो एंड पे क्योंकि रीस्टेट भी करना है। डिविडेंड पे आ जाए। वो कहता है फाइनल डिविडेंड फॉर द ईयर दिसंबर 2021 comprised for 15% कैश डिविडेंड एंड 10% बोनस शेयर्स। कहता है क्योंकि ये 2022 में रिकॉर्ड करना है क्योंकि 21 का है। द बोनस इशू वाज मेड फ्रॉम शेयर प्रीमियम। कहता है जो बोनस इशू है ना वो शेयर प्रीमियम से दिया गया। एंड द शेयर वर इशूड इन अप्रैल 22 और 2022। तो जाहिर सी बात है अगले साल ही करना था। आफ्टर पेमेंट ऑफ कैश डिविडेंड, मतलब कैश डिविडेंड क्योंकि दोनों फाइनल डिविडेंड है, कैश भी फाइनल है और वो कहता है पहले कैश डिविडेंड पे किया, पहले तो कैश डिविडेंड की एंट्री पास करें। फाइनल कैश डिविडेंड, फाइनल कैश डिविडेंड। हाँ जी, क्या एंट्री पास हो? रिटेन अर्निंग कितने परसेंट बताया ना, कितने परसेंट है? 10%। तो कितना अमाउंट आएगी? हाँ जी, ये ओके है। कैश डिविडेंड की क्या एंट्री पास करते हैं? सॉरी, अच्छा वो कहते हैं जनवरी 122 BL गवर्नमेंट ग्रांट 600 million to acquire a manufacturer, however the grant was treated as income on। अच्छा ये हमारे डिविडेंड को तो इफेक्ट नहीं करेगा। डिविडेंड तो आता है शेयर कैपिटल के ऊपर। डिविडेंड किसके ऊपर आता है? शेयर कैपिटल के ऊपर आता है। और ये एरर नो डाउट हमने 2020 में किया है, वो हमारा रिटेन अर्निंग चेंज कर देगा, लेकिन ये इसमें कोई फर्क नहीं है। हाँ, हम वो अपना फॉर्मेट बेहतर करने के लिए प्रायर पीरियड एरर लेना है। मैंने जो फॉर्मेट हमारा है वो उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम लिखेंगे प्रायर पीरियड एरर। हाँ जी, वर्किंग कर लेते हैं। किस साल काम हुआ? 2020 2020 का साल, 2021 का साल, 2022 का साल और 2023 तक है ना। इस सवाल को ना बड़ा रिलैक्स होकर सोचना है, परेशानी या पैनिक होने की जरूरत नहीं होती पेपर। कहता है हमें कितने मिलियन मिली थी? 600 मिलियन।
However, the grant was treated as income on receipt. जैसे मिले पैसे हमने वैसे सारे के सारा इनकम में लिख दिए, तो सबसे पहले तो इनकम रिवर्स कर दो 600। इनकम रिवर्स करने का मतलब पता है, प्रॉफिट से माइनस कर दे। ये काम हो गया हमारा। अब हमने इसको करना क्या था, जिस तरीके से भी करोगे आंसर सेम है, क्योंकि एसपीएल पे तो सेम फर्क पड़ता है। आप चाहे डायरेक्टली डिडक्ट कर लो, चाहे सेपरेटली रिकॉग्नाइज कर लो। अब हम ऐसा करते हैं आसान तरीका, सेपरेटली रिकॉग्नाइज, ताकि डेप्रिसिएशन ना चेंज हो जाए हमारी। सेपरेटली रिकॉग्नाइज करते हैं तो क्या करेंगे हम, इसको इस 600 को ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट इनकम लिखते हैं। कितने लाइफ एसेट की, इसको 8 पे डिवाइड कर पूरा पूरा, तो 75 यहां पर इनकम आनी चाहिए थी, 75 75 और 75 इस तरह से इनकम आनी चाहिए थी, लेकिन उसने क्या लिख दी, एक दफा सारे इनकम। खत्म होगी बात। 2020 में क्या मसला आया, 525 से हमें करना पड़ेगा रिवर्स इनकम। फिर 2021 में, 2022 में, 2023 में हम कहां पे खड़े हैं, तो बताएं प्रायर पीरियड एरर कितना एडजस्ट करें। 450 से प्रॉफिट कम करेंगे या ज्यादा, 450 से हम अपना प्रॉफिट कम कर, ये बात हमें लग गई। प्रायर पीरियड एरर या कम्युलेटिव इफेक्ट कर लो, प्रायर पीरियड एरर 4। और कोई एरर है जिसने एडजस्ट होना है, नहीं 2022 से पहले पहले बैलेंस एट 1/1/22 रीस्टेटेड 2400 563, ये कितना आ गया, 1345 में से 450 माइनस किया 89। ठीक होगी बात, आगे चलते हैं। अब अपने डिविडेंड लिख लें 2022 के, कैश डिविडेंड। इसके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ना, वही आना है, 15% है ना। कितना आया था, बोनस, हाँ जी, यहां पर एक उसने कहा था कि बोनस शेयर है 10%। एंट्री क्या पास होनी है, रिटेन अर्निंग टू शेयर कैपिटल। वो लिख रहा है द बोनस इशू वाज मेड फ्रॉम शेयर प्रीमियम एंड द शेयर वाज इशूड इन अप्रैल 22। इसका मतलब है फर्स्ट, हम तो पहली दफा लिख रहे हैं, हम सही लिख देते हैं, उसकी जो गलती आई होगी वो किस में आई होगी, दिसंबर 22 के अंदर। अप्रैल के अंदर उसने एंट्री पास की ना, उसने एंट्री पास कर दी शेयर प्रीमियम डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट। हम क्या एंट्री पास कर देंगे, रिटेन अर्निंग डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट। हम एंट्री सही पास कर देते हैं, तो एरर को रेक्टिफाई खुद हो जाएगा। याद रखें, अगर आपके पास बैलेंस होता ना दिसंबर 2023 का या दिसंबर 2022 का, तो उसमें आप शेयर प्रीमियम को ठीक करते। हम तो डाटा ही 1/1/22 का लेकर जा रहे हैं, जो डाटा हमारे पास है उसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि उसने कौन सी गलती की, कब गलती की, अप्रैल 2022 में। और हम ये जो डाटा ले रहे हैं, ये जो डाटा आपके पास है, ये 1/1/20, तो हम सही एंट्री पास कर देते हैं। तो क्या एंट्री पास करेंगे, 10%, 240 खत्म होगी बात। अगर वो हम 2021 में कोई गलती करता, तो फिर ये जो शेयर प्रीमियम का बैलेंस पड़ा होता, ये गलत होता। लेकिन उसने गलती कब की है, 2022 में, क्योंकि अप्रैल के अंदर वो एंट्री पास कर। चले जी अगली एंट्री देखें फिर, अभी 2022 पे। अगला बोनस शेयर किस साल पे है, ये 2023 में काम होगा। 40 मिलियन शेयर भी 2023 में आ गया। प्रॉफिट तो हम ठीक कर चुके हैं, इसकी हमने सेपरेट रिकॉग्निशन किया, तो ये डेप्शन ठीक है।
ये कब कर रहा है? ये भी 2023 में कर रहा है। बाकी बात खत्म, क्लोज कर दो अपना। सॉरी, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट 2022 का नेट प्रॉफिट कितना है? गिवन था ऊपर सारे प्रॉफिट 470 या ठीक है गलत है? ये तो गलत है। इसके अंदर क्या गलती है? 70 प्लस होना माइनस कितना? 55। उसके बाद कोई और ट्रांसफर है? ट्रांजैक्शन कॉस्ट किस साल की है? 2023 की। और कोई 2022 की ट्रांजैक्शन हो? चले जी, बैलेंस एट, इसके साथ रीस्टेटेड भी लिखना है। बैलेंस एट 31 दिसंबर 22 कितना हो गया टोटल? 2640 563। नेक्स्ट 1087 10847 सिर्फ 847 10 कर लो ना। 895 माइनस 360 माइनस 240 प्लस 552 847। हाँ जी बताएं, आगे चलते फिर। कोई यहां पर मसला है तो बताते जाए, साथ कोई चीज मिसिंग हो तो बताते देना साथ साथ। नहीं, हमेशा रिटेन। डिविडेंड का मतलब क्या है? डिविडेंड का मतलब है कि आपका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, तो वो तो प्रॉफिट ही देंगे हमेशा। चलिए जी, अब आ जाए। कहता है BL हैज डिसाइडेड टू अडॉप्ट द रिवैल्यूएशन मॉडल फ्रॉम 1 जनवरी 23 से इंक्लूडेड द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। उसने सबका बता भी दिया कि आपका 1 जनवरी 23 को क्या वैल्यू पड़ी थी। साल के शुरू में रीवैल्यू हो रहा है, तो पहले रिवैल्यूएशन फिर बाद में डेप्रिसिएशन। और उसने ये भी लिखा हुआ है however this change has not been accounted for। इसका मतलब है उसने किस तरह से किया होगा? उसने कॉस्ट मॉडल से किया होगा। करना कैसे चाहिए था? रीवैल्यूएशन मॉडल थे। मतलब उसने डेप्रिसिएशन जो ली होगी वो किस पे ली होगी? जो बुक वैल्यू गिवन है उसी पर रीवैल्यू करके नहीं ली होगी। हम क्या करेंगे? रीवैल्यू करके भी डेप्शन ले लेंगे, बगैर रिवैल्यूएशन के भी डेप्शन ले लेंगे। जो डेप्शन का डिफरेंस है वो एडजस्ट कर देंगे। बात समझ लगी? तो करो जरा, पहले तो 1123 पे मसला था, इसकी वर्किंग करो जरा। वन 123 और 1 नवंबर 23 को उसने लैंड बेची भी है। लैंड पर तो डेप्रिसिएशन आती भी नहीं है। ऑफिस बिल्डिंग 750 और रिवैल्यूएशन वैल्यू कितनी थी? 1200। और फैक्ट्री बिल्डिंग 1000, नीचे थोड़ा लिख देते हैं ताकि ना, और उसकी रिवैल्यू अमाउंट की थी 550। रिमेनिंग लाइफ कितनी थी? इसकी 9 साल और इसकी, आपको पता है चाहे स्ट्रेट लाइन मेथड हो चाहे जो भी हो, रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करते होते हैं। अगर बुक वैल्यू गिवन हो, कॉस्ट गिवन हो तो टोटल लाइफ पे डिवाइड करते हैं, और अगर बुक वैल्यू गिवन हो तो रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करते हैं। उसने इसको किस पे डिवाइड कर दिया? इसको 9 पे। करना किसको चाहिए था? 1200 को। और इसका सरप्लस कितना रिकॉर्ड करना चाहिए था? 450। और इसको भी किस में डिवाइड करना चाहिए था? 9। उसने कितनी डेप्शन चार्ज की हुई है? 83.3। करनी कितनी चाहिए थी? 1
और रियल सरप्लस को कितना रियलाइज कर लेना चाहिए था? कितना? ओके होगी बात। फिर यहां पर है नीचे 1000 को 5 पे डिवाइड किया, 550 को भी 5 पे डिवाइड किया, और लॉस कितना आया? और जितना लॉस आया सारे का सारा एसपीएल में चला जाएगा, जितना लॉस आया सारे का सारा एसपीएल में चला जाएगा। इसकी डेप्थ कितनी आ गई? 200 उससे कितनी? 110। और ये 450 को रियलाइज करने की जरूरत नहीं होती। अब आप बताएं जरा, डेप्रिसिएशन चार्ज करनी चाहिए थी 133, उसने कितनी चार्ज की हुई है? 83। कम किया है या ज्यादा? कितनी? 50 से डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे, 50 से, या आप वही कर लो, जो गलत डेप्रिसिएशन है उसको रिवर्स कर दो, जो सही डेप्रिसिएशन उसको चार्ज कर दो, फिर डिफरेंस ले लो। ये तो अब आपकी अपनी कॉमन सेंस है या आपका अपना टैलेंट। फिर देखें, डेप्रिसिएशन चार्ज करनी चाहिए थी 110 से, उसने कितने से कर दी? ज्यादा चार्ज कर दी या कम? कितने से? 90 से रिवर्स करेंगे, और 450 से लॉस भी लिखेंगे। ये सारा प्रॉफिट का काम है। तो नेट करें, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे एक्सपेंस, रिवर्स करेंगे प्रॉफिट, लॉस लिखेंगे, तो इसको नेट करके मुझे बता दो, ये डायरेक्ट इफेक्ट आ जाएगा हमारे प्रॉफिट। कितना? 410 से हमारा एक्सपेंस आ गया। ये 410 से हम अपना एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे, मतलब प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे, खत्म होगी बात। फिर वो कहता है जी जनाब, वो तो डिस्पोजल ऑफ लैंड है ना, वो कहता है कि आपने 1 नवंबर 2023 को बीएल सोल्ड 40% ऑफ इट्स लैंड। कहता है आपने 40% ऑफ इट्स लैंड बेच दी। हाँ जी, उसने कितनी रिकॉर्ड की होगी लैंड अपनी जो उसने बेची होगी? वो इसमें 400 और सिंपल सी बात है, इसमें कोई चक्कर ही नहीं है। 12,000 से 1250 सरप्लस आया या लॉस आया? सरप्लस। ठीक है, हमने लैंड बेच दी, उसने ये नहीं बताया किस पे बेची, ये तो बताया ही नहीं। अगर बता देता तो हम उसी वैल्यू को देखते, गेन या लॉस भी देखते। अब ये अज्यूम करेंगे कि उसने फेयर वैल्यू पे बेची। किस पे बेची? फेयर वैल्यू पे। और उसने तो फेयर वैल्यू पे लिखा ही नहीं हुआ, तो कितने की बेची होगी? 40% ले लो उसका। तो मेन तो ये है कि 1250 जो 250 जो सरप्लस है, इसका 40% हमने रियलाइज कर देना है। 250 का 40% हमने, और जितना रीवैल्यूड एसेट बेच दो उसका जितना सरप्लस पड़ा है उसी वक्त रियलाइज कर देते हैं, और एंट्री क्या पास करते हैं? रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन अर्निंग क्रेडिट। तो 250 का 40% कितना आएगा? 100। तो 100 का रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन अर्निंग 100। ये मेन असल में उसने ये इसकी कहानी ये वो भी रियलाइज करेंगे ओवर द लाइफ, उसके तो फाइंड कर लिया हुआ है हमने। ये देखो, ये 450 को 9 पे डिवाइड करके ये 50 निकाला हुआ है। किस में? इसकी भी एंट्री पास करेंगे, रिवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन अर्निंग 50 से। अभी जो जब वो इक्विटी में जाएंगे तो एंट्री पास करेंगे। अभी तो हमने प्रॉफिट ठीक किया है। चलिए जनाब, अब इसको हल पोस्ट कर लो। सबसे पहले मुझे बताएं 2023 का जो फाइनल डिविडेंड कितना है कोई फाइनल डिविडेंड 2023 का, मतलब जो 2022 में रिकॉर्ड होना हो। ये ऊपर 2-3 बातें गिवन थी इसकी, एक इंटरिम डिविडेंड है और एक राइट शेयर्स है। इंटरिम डिविडेंड, राइट शेयर बाद में है, राइट शेयर अक्टूबर में है, और वो ये डेट तो बहुत ध्यान से रखनी पड़ती है। कहता है बोनस इश्यू 25%, लो जरा 25%। 25% कितना आ रहा है? 660।
फिर आ जाओ राइट शेयर। राइट शेयर का तरीका भूल तो नहीं गए हो? क्या कहता है राइट शेयर कितने? 40 मिलियन 40 million 18 रुपए के हिसाब से। तो 40 मल्टीप्लाइड बाय 10, 40 मल्टीप्लाइड बाय by 8. 8, 400। तो ये तो एज इट इज रिपीट करती है उसने। इशुएंस कॉस्ट कहां से दोगे? Share premium कितना ही है? 3 million. उसके बाद नेट प्रॉफिट पे चले जाए या रिवैल्यूएशन पे जाना है? पहले साल के शुरू में हुआ है ना रिवैल्यूएशन सरप्लस। कितना कितना सरप्लस हुआ है? 250 हुआ है लैंड का और 450 हुआ है बिल्डिंग का। तो टोटल प्लस करके बता दो कितना? 700। ये समय लगी है? नहीं समय लगी तो ये देख ले। 1000 से 250 और 750 से 1200। 1000 से 250 यहां से 250 का सरप्लस आ गया और 750 से 1200 टोटल कितना आ गया? 700। इसमें से रियलाइज कितना हो गया? इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कितनी आई? 50। यहां से माइनस। और डिस्पोजल कितना हुआ? जो एसेट बेचा कितने वाले वो भी सरप्लस रियलाइज हो गया। और जो एसेट बेचते हैं तो रियलाइज होता है या ओवर द लाइफ रियलाइज होता है। ठीक होगी बात? इसके अलावा फिर नेट प्रॉफिट लिख लें। कितना लिखा हुआ सवाल के अंदर? सवाल के अंदर कितना लिखा हुआ है? 575 और प्लस करना था माइनस minus कितना? 410। कितना फाइंड किया था? चलें जी प्रॉफिट में ऐड कर दो 575 माइनस 410 क्या हुआ? अच्छा वो 75 इनकम भी तो है ना हर साल वाली प्लस 75 240. और कुछ है? नहीं या तो फिर खत्म। उसने एसेट बेचा कैश मॉडल पे, हमने बेचना डिवैल्यूएशन मॉडल पे, तो गेन में लॉस में कोई फर्क नहीं आएगा। सरप्लस रिकॉर्ड नहीं किया हमने। सरप्लस तो रिकॉर्ड कितना, लेकिन जो एसेट का गेन में लॉस हो। ये देखो उसने एंट्री क्या पास की है? उसने एंट्री पास की हुई है कैश डेबिट लैंड क्रेडिट। ठीक है 40% बेच दिया। उसने कुछ नहीं बताया तो इसका हम फायदा उठाएंगे अजम्पशन का। ठीक है चाहे सोल्यूशन में जो मर्जी किया हुआ हमने अजम्पशन लेनी है, उसने भी अजम्पशन ली हुई है। 40% लैंड बेची है 400 ऐसा ही है। असल में एंट्री पास होनी चाहिए थी 1250 से। तो 1250 का 40% कितना आता है? कितना? 500 कैश टू लैंड। तो ये जो 100 रुपए का सरप्लस आ रहा है हम रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर नहीं रहे हैं, सरप्लस को रियलाइज नहीं कर रहे। प्रॉफिट में ऐड करके ले जाओ या रिटेन अर्निंग से ले जाओ। तो ये 100 रुपए आपने 500 का बेच लिखना था, उससे लिखा हुआ है 400 से। तो ये 100 से आप ज्यादा लिख रहे हो, 100 से ज्यादा तो हम वो सरप्लस से रिटेन अर्निंग को चार्ज कर तो रहे हैं 100 रुपया। ठीक है तो अगर वो कोई अमाउंट वगैरह बताते तो हम उस साइड पर जाते। तो इससे बेहतर है कि इस अजम्पशन को बेस्ट समझो क्योंकि उसने कोई वैल्यू नहीं बताई। और कोई मसला इसमें? अच्छा इसमें एक पॉइंट किसी ने रेज नहीं किया क्योंकि शायद आपने सॉल्यूशन देखा था तो इसलिए शायद आपको लगता है कि बस जवाब यहां तक ही है। एक पॉइंट रेज करना था वो किसी ने नहीं किया। और ये मैंने पैराग्राफ आपको पढ़ने के लिए भी दिया था जब IAS 8 का सवाल आपने किया। बताओ वो कौन सा पॉइंट? रिवैल्यूएशन में जब आए हो ये है अकाउंटिंग पॉलिसी। ऐसा है अकाउंटिंग पॉलिसी जो रेट्रोस्पेक्टिवली होती है। आपने 123 के बाद चुप करके बैठ गए, पिछले साल क्यों नहीं चेंज किए? ये एसेट पता नहीं कब के हैं। इनको IAS 8 डील ही नहीं करता। IAS 8 इसको डील नहीं करता। अब ये बात कहां लिखी हुई है?
जरा बुक निकालो, अगर आप बुक ना भी निकालो तो मैं यहां पर निकाल देता हूं आपको बुक। ये पैराग्राफ मैंने आपको पढ़ने के लिए दिया था, उसके बाद मुझे लगता है कि हमने शायद इसको डिस्कस नहीं किया। IS 8 prior period error, applying transaction measurement selection and application of this, change in accounting estimates, comparative। यहां पर आइएगा जरा, मेरे ख्याल में शायद इसमें आ जाए, ये एप्लीकेशन पे आएगा। ये आपको पैराग्राफ पढ़ने के लिए दिया था। द इनिशियल एप्लीकेशन ऑफ रीवैल्यूएशन मॉडल अंडर IS 16, ये IS 38, ये 38 इंटेंजिबल एसेट का आप FR2 में पढ़ोगे। शैल बी डील इन अकॉर्डेंस विद IS 16, और IS 16 कहता है जिस दिन चेंज अलाउ उस दिन बुक वैल्यू फाइंड कर दो और चेंज अप्लाई कर दो। IS 16 क्या कहता है, जिस दिन चेंज आया उस दिन बुक वैल्यू फाइंड करो, और उसने बुक वैल्यू दी हुई थी और उसके ऊपर चेंज अप्लाई कर दो। या IS 38 एंड नॉट इन अकॉर्डेंस विद IS 8। हालांकि रिवैल्यूएशन मॉडल चेंज करना अकाउंटिंग पॉलिसी है, लेकिन हमने तो रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट लिया ही नहीं। हमने तो सिर्फ 2023 को चेंज करके बैठ गए हैं, ना 2022 को देखा ना 2021 को देखा। हालांकि एसेट्स की डेप्रिसिएशन यानी बुक वैल्यू पड़ी है, इसका मतलब है पहले के वो है, उसी साल तो नहीं खरीदे। लेकिन इसको ऐसा क्यों, ये 1.5 लाइन उसने अप्लाई की है इस सवाल के अंदर। वो कहते हैं इन इनिशियल एप्लीकेशन ऑफ रिवैल्यूएशन मॉडल अंडर IS 16 शैल बी डील इन अकॉर्डेंस विद IS 16 नॉट इन अकॉर्डेंस विद IS 8। इसलिए हमने इसका रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट नहीं लिया। हालांकि ये है अकाउंटिंग पॉलिसी, मानी अकाउंटिंग पॉलिसी जाएगी ऑडिट के अंदर जाकर ना, अकाउंटिंग पॉलिसी के ऑडिट प्रोसीजर और है, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग प्रोसीजर और है, लेकिन ये IS 16 डील करता है, इसको IS 8 डील नहीं करता। इसलिए इसको हमने उस तरह से ट्रीट किया जैसा कि IS 16 में करते हैं, कि जिस दिन चेंज लाते हैं उस दिन बुक वैल्यू फाइंड करते हैं और आगे चेंज अप्लाई कर देते हैं। ठीक होगी बात। और आगे लिखा हुआ है फिर भी, द इनिशियल एप्लीकेशन ऑफ IFRS में रिजल्ट इन चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी व्हिच शुड बी अकाउंटेड फॉर इन अकॉर्डेंस विद द ट्रांजिशनल प्रोविजन ऑफ दैट IFRS। ये अगली नई बातें, इसको अभी आप रहने दें। ठीक होगी बात। लेकिन ये है, ये IS 8 ही चेंज डील करता है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का कॉस्ट मॉडल से फेयर वैल्यू मॉडल, FIFO से वेटेड एवरेज, और मेजरमेंट बेस ये IS 16 डील करता है, ये लिखा हुआ है उसमें। ठीक होगी बात। चले जी, 2 सवाल जो आपके हैं वो भी हम देखेंगे, और साथ इसके कुछ और पास पेपर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है।